स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आरडी ब्रेन्स पे। तो साथियों, हमने एक सीरीज चलाया था सॉफ्ट स्किल एंड इंग्लिश कम्युनिकेशन का, जो कि आप लोगों के सीआईटीएस में एक पेपर होता है, जो कि कुछ ट्रेड्स लाइक कॉस्मो वगैरह ट्रेड है, फिर कोपा वगैरह ट्रेड में ये आप लोगों का एक पेपर होता है। तो थियोरेटिकल पार्ट के जो है क्वेश्चंस जो आते हैं, जो कि एमसीक्यू बेस्ड, जो कि आपको सीबीटी एग्जामिनेशन देना पड़ता है, वो लगभग जो है भारत स्किल के जो पीडीएफ्स होते हैं, जो एमसीक्यू निमी बेस्ड जो क्वेश्चन बैंक होता है, उसी के आधार पर रहता है। तो हमने आपको पार्ट 1 ऑलरेडी पहले दे रखा था, 1/3 पार्ट नंबर 1/3 क्लास हमने ऑलरेडी आप लोगों को दे रखा था। उसमें टारगेट रखे थे 1000 प्लस व्यूज़ का, वो फुलफिल आप लोगों ने कराया है। तो मैं यहाँ पे पार्ट 2 लेकर के आ चुका हूँ आज के क्लास में। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, पार्ट नंबर 1 है ये। अगर आपने नहीं देखा है तो इस पार्ट नंबर 1 का जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ से आगे के क्वेश्चन, इसमें टोटल 28 क्वेश्चन कराए थे, इसके आगे के जो है अभी मैं यहाँ पे डिस्कशन कराने वाला हूँ साथियों। साथ ही साथ आप लोग का एक पेपर सीआईटीएस का जो है पीओटी पेपर भी होता है, पार्ट 1 पार्ट 2 3। देखिए, बिल्कुल 3 पार्ट में 1-1 घंटे का वीडियो है। इसमें हमने पूरा आपको हिंदी इंग्लिश करके समझा दिया है। पीओटी का लगभग 300 क्वेश्चन हमने इसमें कवर किया है। बिल्कुल इसी से क्वेश्चन आएगा, जो कि 100 मार्क्स का होगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद माइक्रो टीचिंग कैसे करते हैं उसका भी हमने वीडियो यहाँ पे दे रखा था। उसके साथ ही साथ एक चीज़ और बता दें कि कौन सा पेपर में आप लोग कितना पासिंग मार्क्स होता है, उसका भी यहाँ पे वीडियो अवेलेबल है। सभी का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आरटीआई में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए देखिए, यहाँ पे जो भी स्किल टेस्ट होता है या फिर आपका प्रैक्टिकल पेपर होता है, उसका यहाँ बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएगा आप लोगों को, तो ये आप लोग चेक कर सकते हैं। उसके बाद सीआईटीएस एडमिशन रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं सभी आपको यहाँ पे हम प्रोवाइड करते रहते हैं। तो चलिए आज का जो है सेशन शुरू करते हैं, और यहाँ पे जो आगे के जो क्वेश्चन हैं उसको हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 तक हमने जो है पार्ट नंबर 1 में करा दिया है। यहाँ तक आप लोग जरूर देख लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही समझाए हुए हैं, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। वैसे 28 क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ। करेक्ट ऑप्शन बोल रहा है हाउ मेनी पार्ट्स, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। बोल रहा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है उसका कितना डिफरेंट पार्ट्स होता है इंग्लिश ग्रामर में। तो ये आप लोग को अच्छे से पता है कितना होता है भाई, 8 होता है ना, 8 होता है। चलिए आगे से बढ़ते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है 29। देखिए, द पास्ट टेंस फ्रॉम द वर्ड थिंक। अब बोला थिंक वर्ड जो है, इसका पास्ट टेंस मतलब कि आपका भूतकाल पूछा जा रहा है, ठीक है। थिंक वर्ड का भूतकाल क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर जाएगा वो हो जाएगा थॉट। क्या होगा भाई? हमारा यहाँ आंसर चल जाएगा थॉट। देखिए, थॉट तो होगा नहीं, क्योंकि थिंक बोल रहा है सोचना, तो सोचने से रिलेटेड ही हमारा वर्ड होगा ना। तो यहाँ पे देखिए जो टॉट है मतलब क्या होता है, पढ़ाना। ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। थैंक भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ थिंक बोला है। अब थिंक्ड जो होता है, ईडी लगा दिया गया है, तो थिंक्ड कोई वर्ड होता नहीं है। क्या होता है? थॉट होता है। इसलिए आंसर क्या चल जाएगा? 29 का 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। कह रहा है कि ए डैश, ठीक है, ए डैश इज अ वर्ड दैट इज यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। तो कहा जा रहा है कि ऐसा आपको बताना है जो कि नाउन के स्थान पे आता है। वो वर्ड, उस वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं जो कि नाउन के जगह पे हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा साथियों कि जो प्रोनाउन होता है वो संज्ञा, जिसकी नाउन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पे जो आता है, संज्ञा के स्थान पे जो जो आपका वर्ड आता है, उसको हम लोग कौन सा वर्ड कहते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा। नाउन के जगह पे आने वाला शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। उसके पहले आप लोग के लिए एक जरूरी सूचना है कि ये हमारा देखिए जो सीआईटीएस का जो है टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें जुड़ जाइएगा। इसमें जो है आप लोग के सेशन के ही कैंडिडेट्स मिलेंगे, या फिर न्यू सेशंस के कैंडिडेट्स मिलेंगे, जो कि बिल्कुल यहाँ पे आप लोग कोई असुविधा होती है, परेशानी होती है, तो आप लोग इसमें अप्लाई मतलब कि यहाँ पे आपको जानकारियाँ मिल जाएंगी, है ना। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। देखिए क्या बोल रहा है, व्हेन वी गेट रेडी फॉर डिनर आई हैव टू टेक माई बुक डैश द टेबल। अब देखिए यह इंग्लिश है, ठीक है, इसमें आपको इंग्लिश का जो सुटेबल वर्ड है इसको यहाँ चूज करना है। तो इसमें थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश का जानकारी होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए। देखिए हिंदी में तो आपको क्वेश्चन वैसे भी नहीं मिलने वाला है एग्जामिनेशन में, आप बोलिएगा। तो जहाँ तक मेरे से होगा यहाँ पे हम हिंदी समझा दे रहे हैं, आप लोग को समझ जाइए। बट क्वेश्चन पेपर जो मिलेगा आप लोग को इंग्लिश में ही रहेगा। सॉफ्ट स्किल एंड इंग्लिश है ना, तो इंग्लिश को हिंदी में करके कैसे देगा वो आप भी समझिए। तो समझिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि व्हेन वी गेट रेडी फॉर डिनर, कह रहा है कि जब हम डिनर के लिए रेडी होते हैं, ठीक है, रात का भोजन के लिए रेडी होते हैं, आई हैव टेक माई बुक डैश द टेबल।
तो मुझे अपना किताब जो है टेबल से क्या करना पड़ता है, टेबल में अगर आप खाना खाइएगा, वहाँ बुक रखा है तो उस टेबल को क्या कीजिएगा, आप टेबल से बुक को क्या कीजिएगा, उठाइएगा ऑफ, तो क्या हो जाएगा, बुक्स ऑफ, ऑफ मतलब उठाना, ऑफ मतलब ठीक है, ऑफ द टेबल। यहाँ पे ओ एफ नहीं समझ लीजिएगा, ओ एफ नहीं होगा, ठीक है। ऑन मतलब क्या होता है, रखना, ठीक है। यहाँ पे बुक ऑन द टेबल तो मतलब रखते हैं हम लोग बुक, तो खाने टाइम तो बुक के टेबल के ऊपर बुक तो रखेंगे नहीं ना, ऑन नहीं करेंगे, ऑफ करेंगे मतलब उठा लेंगे। तो यहाँ पे क्या जाएगा, अप्रोप्रिएट वर्ड क्या हो जाएगा, ऑफ होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है, सॉरी 32 देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ चूज करने बोल रहा है। डैश इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ मेंटल कैरेक्टरिस्टिक दैट मेक्स ईच ऑफ अस यूनिक फ्रॉम अदर पीपल। कह रहा है कि ये एक जो है आपका मानसिक जो है गुणवत्ता एक तरह कहें या फिर कैरेक्टरिस्टिक है आपका, ठीक है, फीचर्स है आपका, ठीक है, जो कि आपको एक दूसरे से भिन्न बनाता है, दूसरे लोगों से जो आपको भिन्न बनाता है, वो क्या चीज़ है, वो कौन सा कॉम्प्लेक्स मेंटल कैरेक्टरिस्टिक है जो कि आपको दूसरे से क्या बनाता है, अलग बनाता है, भिन्न बनाता है। तो क्या है भाई, पर्सनैलिटी। जो हमारा पर्सनैलिटी होता है वही हमें, हमारा जो व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी का इंग्लिश हिंदी क्या होता है, व्यक्तित्व, ठीक है। तो जो व्यक्तित्व हमारा होता है वही तो हमें दूसरों से अलग बनाता है, ठीक ना। तो इस वजह से आंसर क्या चल जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1 जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग कैन हैव एन इफेक्ट ऑन डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी। कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा इफेक्ट जो है पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के स्वभाव पर जो है असर डालता है। ये चार ऑप्शंस में, 3 ऑप्शंस में बताना है आपको कि किसके कारण जो इंसान का पर्सनैलिटी जो है अलग होता है दूसरों से। यहाँ पे इससे समझ सकते हैं इसको। देखिए फिजिकल एंड मेंटल कैपेबिलिटीज तो होता ही होता है कि किसी इंसान का फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटीज़, उनको उनके काम करने का क्षमता या उनके सोचने का क्षमता, काम करने का फिजिकल में चले जाएगा और सोचने का क्षमता किस में चले जाएगा, मेंटल में चले जाएगा। तो ये दोनों कैपेबिलिटीज़ जो है, सोचने का क्षमता या फिर काम करने का क्षमता, ये तो डिपेंड करता है ये किसी के व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए। उसके बाद हेल्थ भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है, फिजिकल अपीयरेंस भी बहुत बड़ा रोल निभाता है किसी का पर्सनैलिटी के लिए। अब मान लीजिए कि जैसे कि हम कहेंगे कोई रोगी है और कोई हेल्दी पर्सन है, तो उसका पर्सनैलिटी में दोनों में अंतर होगा कि नहीं होगा। कोई बीमार है, कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, तो उसको देखिएगा चेहरा लटका हुआ टाइप का रहता है, लेकिन जो हेल्दी है उसका एकदम ग्लो रहता है चेहरे पर। उसी तरह स्किन का कलर पे भी डिपेंड करेगा, जेंडर और सेक्सुअल ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करेगा। ऐसी स्थिति में हम क्या लगा देंगे इसमें, ऑप्शन नंबर 4 लगा देंगे। ऑल ऑफ दीज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? कहीं अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो एक बार पहले एक बार रिपीट कर लीजिएगा, फिर से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चंस का सारा आंसर्स भी याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप कह रहा है कि ए डैश स्पीकर लुक इनटू द आई ऑफ द ऑडियंस। कह रहा है कि किस तरह का वक्ता, स्पीकर मतलब क्या होता है, वक्ता, ठीक है, किस तरह का वक्ता जो ऑडियंस होती है सामने, उनके आंखों में डाल के बोल सकता है। किस तरह का, कौन सा ऐसा वक्ता होगा, तो जाहिर सी बात है जो कॉन्फिडेंट होगा, जो कि बहुत बोल्ड होगा, कॉन्फिडेंट होगा, वही तो आंखों में आंख डाल के बात कर सकता है। तो वही चीज़ यहाँ कहा गया है कि एक कॉन्फिडेंट स्पीकर लुक इनटू आई ऑफ द ऑडियंस, जो आंखों में ऑडियंस के देख करके बात कर सके। तो वो कैसे स्पीकर होते हैं, कैसे वक्ता होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, कॉन्फिडेंस होता है उनका। चलिए अगला क्वेश्चन 35 देखेंगे। विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू टू योर हेयर एवरी डे। कहा जा रहा है कि अपने बालों में हमें प्रतिदिन क्या करना चाहिए, अपने बालों में प्रतिदिन हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो कॉम्ब करना चाहिए, कलर करना चाहिए, कट करना चाहिए। देखिए भाई, कलर तो आप रोज रोज करोगे नहीं, और रोज रोज बाल भी नहीं कटवाओगे, रोज तो बढ़ता नहीं है बाल ना, 1-1 इंच का थोड़ी बढ़ जाता है जो आप बाल कटवाओगे रोज, नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना चाहिए, कॉम्ब करना चाहिए, मतलब कंघी करना चाहिए, जिसको बोलते हैं ना हिंदी में कंघी करना, वही हो जाएगा कॉम्बिंग योर हेयर्स। क्वेश्चन नंबर 36, What should you use every day to avoid armpit odors? आर्मपिट जो होता है ना, देखिए इसमें आपको मैं विजुअल्स दिखा दूं तो ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। अब साथियों देखिए यहाँ पे आर्मपिट जो होता है, वो आर्मपिट दरअसल ये वाला पोर्शन होता है जिसको कि हम लोग हिंदी में कांख वगैरह बोलते हैं, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन से जो ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जो बदबू, ऑर्डर का मतलब होता है क्या, बदबू।
तो इस पोर्शन से स्किन के इस पोर्शन से, बॉडी के इस पोर्शन से जो ऑर्डर आता है, जो स्मेल आता है, जो बदबू आती है, उसको आप कैसे रोकोगे प्रतिदिन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि आप डेली क्या कीजिएगा ऐसा जो कि आपका जो आर्मपिट, जो कांख से जो बदबू आती है वो रुक सके। तो यहाँ पे डिओड्रेंट दिया है, शैम्पू, कॉम्ब और शेविंग क्रीम दिया गया है। देखिए शैम्पू तो हम रोज़ नहीं लगाएंगे वहाँ पे, ठीक है, रोज़ शैम्पू हम नहीं करेंगे, वहाँ पे कंघी करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। वहाँ कराया तो कंघी करने से क्या होगा। और शेविंग क्रीम लगा के हम सेव भी नहीं कर सकते हैं उसको डेली, है ना, उतना तो कोई नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, डिओड्रेंट का छिड़काव करें। डिओड्रेंट आप लोग को पता है, ठीक है, जो कि एक तरह से कह सकते हैं कि परफ्यूम कह लीजिए। परफ्यूम और डिओड्रेंट में थोड़ा अंतर होता है वैसे, बट समझ लीजिए ऐसा ही कि लिक्विड मटेरियल जो होता है, जो कि एक वो अपना खुशबू फैलाता है, तो उसे हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, छिड़क लेंगे, ठीक है ना, उस अपने आर्मपिट पे उसको हम लोग स्प्रे करेंगे डिओड्रेंट, ठीक है। जैसे डिओड्रेंट एग्जाम्पल एक्स, और भी बहुत सारे हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोग कौन सा यूज करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, व्हेन यू कफ व्हाट शुड यू डू। कहा जा रहा है कि जब आपको सर्दी हो जाती है, आपको जब सर्दी लग जाती है, उस टाइम आपको क्या करना चाहिए। मान लीजिए हम कफ, जैसे कि मान लीजिए खांसी आ रहा है या नाक से जो है लिक्विड निकल रहा है, वैसे स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। देखिए कवर योर माउथ विथ योर हैंड, आपको अपना मुंह जो है, मुंह के ऊपर हाथ रखना चाहिए। ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे खांसी होती है, कफ होता है, तो कफ होने में क्या होता है, खांसी करते हैं ना हम लोग, तो जो खांसते हैं तो उस टाइम में कहा जा रहा है कि उस टाइम क्या करना चाहिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है कि आपको अपने हाथों को मुंह पे रख लेना चाहिए और मुंह के सामने रख करके खांसना चाहिए। दूसरा है कि टर्न योर हेड, अपना सर को घुमा लीजिए दूसरी तरफ, ये करना चाहिए। या फिर जो है अपने एल्बो से, एल्बो जो होता है हैंड, देखिए ये आपका जो है शोल्डर हो गया, ये आपका हैंड हो गया, ये आपका फिंगर हो गया, ठीक ना, ये आपका फिंगर, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। तो ये जो है ना, ये जो यहाँ पे कोहनी जिसको बोलते हैं, ये इसको हम लोग एल्बो कहते हैं, जहाँ से ये मुड़ता है, फोल्ड होता है, ठीक है। और ये आपका शोल्डर हो गया। तो ये कह रहा है कि एल्बो को अपने मुंह के पास ले जाना चाहिए या फिर आपको घर चले जाना चाहिए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है भाई, हमें क्या करना चाहिए कि अपना हाथों को जो अपने मुंह के पास लेके चले जाना चाहिए और फिर खांस सकते हैं हम। ये सबसे बेस्ट उपाय होता है, ताकि जो भी वायरस वगैरह जो आपके मुंह से निकलेगा, वायरल इन्फेक्शन होता है जिस कारण जो है खांसी वगैरह होती है, तो जो बैक्टीरिया वायरस आपके मुंह से निकले नहीं या दूसरों को तक पहुँचे नहीं, फैले नहीं, इस वजह से हम लोग को कहा जाता है कि हाथ सामने रख देना चाहिए, मुँह के सामने। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 38, सेशन पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा एक, और कमेंट जरूर आप लोग कीजिएगा पार्ट 3 आप लोग को चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए इसमें भी हम टारगेट करते हैं लगभग जो है 2000 प्लस व्यूज़ का, ठीक है। तो 2K व्यूज आएगा तो मैं आगे का पार्ट आप लोग को दे दूंगा। देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन। ड्रेस कोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश कम्युनिकेशन। ड्रेस कोड मतलब क्या, ड्रेस कोड मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम आपको बताएं, ठीक है, जैसे कि हम स्कूल है, ठीक है, स्कूल में आप एक यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, इस तरह का आप पहन के जाते हो, ये क्या है, ड्रेस कोड हो गया। ये ड्रेस कोड हो गया जो कि सभी को ये पहनना पड़ेगा। आजकल शादी वगैरह में ट्रेंड चला है कि जो हल्दी का जो रस्म होता है उसमें सब येलो 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 पहन लेते हैं, ये क्या एक ड्रेस कोड हो गया। तो ड्रेस कोड जो है किस प्रकार का कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन मतलब संचार, संचार किस प्रकार का एक संचार कहलाता है। तो जब क्या होगा इसका आंसर, देखिए नन वर्बल। नन वर्बल मतलब क्या होता है, जिसे हम मुंह से ना बोल करके इशारों से हम व्यक्तित्व को शो करते हैं या फिर कुछ कहना चाहते हैं, नन वर्बल हो गया। वर्बल मतलब जो मुंह से हम जो बोलते हैं उसको वर्बल कहा जाता है। स्पोकन मतलब बोल करके, रिटन मतलब लिख करके। तो ड्रेस कोड किस में जाएगा, जाएगा नन वर्बल में जाएगा, ठीक है। किस में जाएगा, नन वर्बल, क्योंकि इसमें आप, इसमें बस शो होता है, दिखता है ना। वर्बल मतलब बोल नहीं पाता है, ड्रेस कुछ बोल पाता है क्या, नहीं बोल पाता। वर्बल कम्युनिकेशन कौन करता है, इंसान करता है, हम लोग करते हैं। स्पोकन हम लोग करते हैं, रिटर्न लिख करके होता है। तो ड्रेस कोड अगर आप लगाए हुए हैं, मान लीजिए ब्लैक शर्ट और वाइट पैंट अगर पहने हुए हैं, तो उससे क्या कुछ रिटर्न फॉर्म में कुछ लिखाएगा क्या, नहीं। कुछ बोल पाएगा क्या, ड्रेस नहीं बोल पाएगा। तो नन वर्बल इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखिए अगला है यहाँ पे 39 नंबर, कहा जा रहा है कि जब आप, देखिए व्हाइल मेंशनिंग द प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस इन रिज्यूम यू शुड फॉलो द डैश ऑर्डर। कहा जा रहा है कि जब भी आप रिज्यूम बनाते हैं, ठीक है,
जब आप रिज्यूम बनाते हैं और जॉब के लिए अब अप्लाई करते हैं तो रिज्यूम में कहा जा रहा है कि जो आप जॉब एक्सपीरियंस, जो भी आपका तजुर्बा है जॉब का, वो जो एक्सपीरियंस शो करते हैं उसको किस ऑर्डर में डालना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर रिवर्स क्रोनोलॉजिकल है या फिर क्रोनोलॉजिकल है या फिर इंपॉर्टेंट जॉब फर्स्ट जम्बल्ड अप। तो देखिए साथियों, यहाँ पे जो है आंसर आपका चले जाएगा रिवर्स क्रोनोलॉजिकल हो जाएगा। अब इसका मीनिंग आपको समझाते हैं। देखिए क्रोनोलॉजिकल जो होता है, ये रिवर्स क्रोनोलॉजिकल का क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जो आप अभी लेटेस्ट में, अभी जो आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके जस्ट पहले का एक्सपीरियंस आप पहले डालना है फर्स्ट नंबर पे, उसके जस्ट बाद जो एक्सपीरियंस था आपका, ठीक है, उसको सेकंड पे डालिए, और सबसे अंतिम जो आपका एक्सपीरियंस जहां से आप शुरुआत किए थे उसको लास्ट में डाला जाता है। ठीक है, ऑर्डर इसको हम लोग रिवर्स क्रोनोलॉजिकल कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि 2023 चल रहा है और मान लीजिए जनवरी 2023 में आप कोई एक्स कंपनी में काम कर रहे थे, उसके बाद उसके पहले 2000 ईस्वी में आप जो है मान लीजिए कि ए कंपनी में काम कर रहे थे, उसके बाद मान लीजिए कि 2000 और हम पहले चले जाएं तो मान लीजिए 1995 में, ठीक है, मान लीजिए कि बी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑर्डर कैसे बनेगा, सबसे पहले रिज्यूम में आपको एक्स वाले का जिक्र करना होगा, एक्स वाले का इसका, क्योंकि ये रिसेंट है, नया नया है 2000, उसके बाद ए का जिक्र करेंगे, उसके बाद बी का जिक्र करेंगे, ये कहलाता है रिवर्स क्रोनोलॉजिकल। ठीक है, और अगर सिर्फ क्रोनोलॉजिकल रहता तो फिर जो लास्ट में था उसको पहले लिखते, उसके बाद ए को यहाँ लिखते और एक्स को यहाँ लिखते। समझ में आया। तो रिवर्स मतलब कि जो करंट में वाला है उसको अभी डाल दीजिए। ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं। ये कहता है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन क्या करना है, चूज करना है। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू इज ऑल्सो कॉल्ड, जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है उसको हम लोग और दूसरे नाम से क्या जानते हैं, तो देखिए डायरेक्टिव इंटरव्यू, ठीक है, डायरेक्टिव नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू, कोलैबोरेटिव अप्रोच इंटरव्यू या अप्रोच इंटरव्यू। तो जो अनस्ट्रक्चर्ड होता है, जो अव्यवस्थित होता है, अनस्ट्रक्चर्ड मतलब कहेंगे तो एक तरह से अव्यवस्थित इंटरव्यू होता है, वो किस प्रकार का होता है, वो डायरेक्टिव होता है। ठीक है, डायरेक्टिव इंटरव्यू उसको हम लोग कहते हैं। आई बात समझ में। चलिए इसको थोड़ा हटा देते हैं, आप लोग अगर नोट कर रहे होंगे कहीं तो नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है इन ग्रुप डिस्कशन वन मस्ट कम्युनिकेट विथ। कह रहा है कि जब भी जीडी हुआ करता है, ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, एक टेबल में मान लीजिए 2-3-4 लोग बैठ जाते हैं, ठीक है, 2-3-4 लोग यहाँ बैठे हुए हैं और एक टॉपिक कोई दे दिया है कि उसके बारे में वो लोग डिस्कशन कर रहे हैं, उसको कहते हैं ग्रुप डिस्कशन। तो कह रहा है कि किसी एक इंडिविजुअल को, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई एक इंडिविजुअल है, वो कह रहा है कि उसको कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए, किस चीज़ के साथ कम्युनिकेशन करना चाहिए, बात करना चाहिए, बोलना चाहिए, तो क्या चीज़ के अनुसार। तो भाई इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि उसको नॉलेज के साथ बोलना चाहिए, उसको नॉलेज है तभी बोलना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई टॉपिक दे दिया है कि उसके बारे में उसको नॉलेज ही नहीं है और जो है गलत सलत बोल रहा है, तो उससे इंप्रेशन खराब होता है। नॉलेज होने के साथ ही उसको बोलना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, कम्युनिकेट विथ नॉलेज, नॉलेज लेकर के हमें डाटा फैक्ट्स के साथ बोलना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 42, विच इज द बेस्ट टाइम टू ब्रेक इनटू डिस्कशन। अब कह रहा है कि जो जीडी होता है, जो ग्रुप डिस्कशन होता है, इसमें सबसे सही और सबसे उपयुक्त समय कब होता है कि आप कुछ इंटरप्ट करें, आप कुछ बोले। मान लीजिए कि यहाँ पे 4 लोग बैठे हुए हैं और ये मान लीजिए ये फॉर एग्जांपल ये ए आदमी आप हैं, ये आदमी आप है और यहाँ पे कुछ डिस्कशन चल रहा है। अब यहाँ पे ये 2 लोग आपस में बोल रहे हैं, अब आपको कुछ बोलना है तो आप कब बोलिएगा। जाहिर सी बात है कि जब ये दोनों बोल लिए, उसको चुप हो गए, अब कुछ नहीं बोल रहे हैं, उसके जस्ट बाद आप बोल सकते हैं। ये बेस्ट और अप्रोप्रिएट माना जाता है। कह रहा है क्या, व्हेन एवरीवन इज साइलेंट। कह रहा है जब सभी लोग चुप रहे तब आप शुरू कीजिए अपना बोलना। या फिर कह रहा है कि 2 और 3 पीपल जब आपस में बात कर रहे हैं उसी टाइम बोले, या फिर जो है कोई जो है कंक्लूड कर रहा है उस टाइम बोले। तो जाहिर सी बात इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्हेन एवरीवन इज साइलेंट। जब कोई चुप होगा तभी तो आप बोलिएगा, तभी तो दूसरे लोग सुनेंगे। जाहिर सी बात ऐसे सोचिए कि मान लीजिए 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं और आप बीच में घुस गए, तो वो क्या होगा, उन लोग का बात भी कंप्लीट नहीं होगा और आपका बात भी हो सकता है कि वो लोग ध्यानपूर्वक ना सुने, क्योंकि उन लोग का बात कंप्लीट ही नहीं हुआ था। तो ऐसे में आप लोग को क्या करना चाहिए, साइलेंट होना चाहिए। देखिए अभी एक बार बता देते हैं कि जो सॉफ्ट स्किल है, ठीक है, इसमें प्रैक्टिकल भी होता है। और प्रैक्टिकल में कई बार जो है आप लोगों को
कोई टॉपिक देकर जीडी भी करवाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो उनमें ये सब बात का जरूर ध्यान रखें। जब आप लोग प्रैक्टिकल एग्जाम दीजिएगा उसमें अगर जीडी करवाया जा रहा है, कोई टॉपिक देके बोला जाएगा डिस्कशन करो, वैसे स्थिति में इन चीज़ों का जरूर ख्याल रखिएगा कि ऐसे नहीं कि मतलब कि दिखा रहे हैं कि हम बहुत जानते हैं और बक 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 करना शुरू कर दिए। बहुत ही गलत तरीका होता है। और दूसरी बात कि नॉलेज के साथ ही बोलना चाहिए, अननेसेसरी अनसंट नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो इन बातों को जरूर ख्याल रखिएगा। और आपका नंबर आएगा उसके बाद ही बोलना है। दूसरी बात कि साइलेंट रहना है, ज़्यादा कम बोलिए, ज़्यादा नहीं बोला जाता है, कम बोल करके पोलिटली सुना जाता है उसका, फिर जब वो लोग रुके तो उनका जवाब दिया जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस मस्ट बी अवॉइडेड इन ग्रुप डिस्कशन। अब ग्रुप डिस्कशन में क्या चीज़ अवॉइड करना चाहिए ना, हमें जो है नहीं करना चाहिए, ठीक है। डॉन्ट्स में कहा जा रहा है, डू एक होता है, डू करना चाहिए, और एक होता है डॉन्ट्स नहीं करना चाहिए। स्पीकिंग फास्ट, स्पीकिंग क्लियर तो करना चाहिए भाई। हाँ, स्पीकिंग फैक्ट्स जरूर, आपको जो है तथ्य के साथ बोलना चाहिए। आस्किंग क्वेश्चन जरूर करना चाहिए, आपको क्वेश्चन जरूर पूछना चाहिए। लेकिन क्या अवॉइड करना चाहिए, स्पीकिंग फास्ट। आपको एकदम तेजी में जो बोलते हैं ना वो नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तेजी में नहीं बोलना चाहिए, दूसरों को इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, ये सभी चीज़ें हैं। फास्ट नहीं बोलना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पे देखेंगे। कह रहा है कि इज अ मॉनिटर डैश इज ए मॉनिटर ऑफ ग्रुप डिस्कशन। जो जीडी होता है, जीडी ग्रुप डिस्कशन, उसमें जो मॉनिटर होता है वो क्या होता है, जो मॉनिटर क्या किसको कहते हैं, जो मॉनिटर करता है इस जीडी को, जो देखता है, सुनता है, समझता है, ठीक है। वो जो मॉनिटर जो है क्या होता है, मॉनिटर का क्या रोल होता है। जैसे क्लास में मॉनिटर होता है ना, पूरा क्लास को संभालने के लिए। आप बचपन में जो है स्कूल वगैरह में पढ़ते होंगे तो वहाँ पे एक मॉनिटर बनाया जाता था। उसका काम क्या होता था, क्लास को संभालना, मॉडरेट करना। क्लास को क्या करना भाई, तो मॉडरेट करना, क्लास को संभालना, देखभाल करना। कोई हल्ला गुल्ला कर रहा है तो उसको शांत करवाना। उसी तरह से यहाँ पे भी जीडी में भी जो मॉनिटर होता है उसका काम क्या है, सिंपल मॉडरेट करना। तो हर जगह पे जो मॉनिटर का काम क्या है, मॉडरेट करना, मतलब मॉडरेटर कहलाता है जो मॉनिटर होता है। समझ में आया बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, ए ग्रुप डिस्कशन मस्ट एडवांस, ठीक है। जो ग्रुप डिस्कशन होता है उसमें सबसे जरूरी क्या होता है, सबसे जरूरी क्या बात, प्रॉपर्टी, सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी आपके अंदर क्या होनी चाहिए ग्रुप डिस्कशन के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रूथ, सच्चाई। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, ट्रूथ को हम लोग कहते हैं सच्चाई होना चाहिए, ठीक है। उसमें फैक्ट्स, आपको सच बोलना चाहिए। उसमें जो भी फैक्ट्स एंड फिगर है वो आपको ट्रूथ लेवल पे कहना चाहिए, सच्चाई कहना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो है जो इनरिलेवेंट है वो बोलना चाहिए। डिसऑनेस्टी तो होना ही चाहिए, बेईमानी जो कहते हैं वो नहीं होना चाहिए। पर्सनल ग्लोरी, अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने के लिए जो है अपने आप को महान दिखाना भी सही चीज़ नहीं है यहाँ पे इस केस के लिए, ग्रुप डिस्कशन के लिए। और अपना बहवाई जिसको कहते हैं, पर्सनल ग्लोरी मतलब क्या, बहवाई लुटाना नहीं चाहिए। आर्गूमेंट्स नहीं करना चाहिए, जो मैं आपको कह रहा था, जबरदस्ती अपना बात नहीं मनवाना चाहिए, आर्गूमेंट नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 46 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट जो होता है क्या हो गया, समय प्रबंधन, क्या कहते हैं उसको, समय प्रबंधन, समय प्रबंधन को हम लोग टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या है, इसका सबसे ज़्यादा जो है लाभ क्या होता है, लाभ आपसे पूछ दिया गया है। तो भाई क्या होता है, देखिए इनएफिशिएंट वर्क फ्लो, कह रहा है कि इफिशियंसी नहीं होगी उस वर्क में, मतलब आप ज़्यादा आउटपुट नहीं दे पाइएगा अगर टाइम मैनेजमेंट करके काम कीजिएगा तो। बिल्कुल गलत है। टाइम मैनेजमेंट से अगर काम कीजिए तो बहुत सबसे ज़्यादा इफिशियंट रह पाइएगा, सबसे ज़्यादा आप जो है प्रोडक्ट दे पाइएगा। तो ये तो गलत हो गया, इनएफिशिएंट लगा दिया। इफिशियंट रहता तो भाई चल टिक लग जाता, लेकिन इनएफिशिएंट इन लगा दी इसलिए कट गया। पुअर वर्क क्वालिटी, कह रहा है कि क्वालिटी जो होगा ना काम का वो खराब होगा। गलत बात है भाई, अगर टाइम मैनेजमेंट के साथ काम कीजिएगा तो बढ़िया आउटपुट आप दे पाइएगा, वर्क क्वालिटी बढ़िया होगा, ठीक है। अगर पुअर, देखिए यहाँ पे नेगेटिव वर्ड जहाँ दिख रहा है, यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट पॉजिटिव वर्ड के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ नेगेटिव वर्ड सूचित किया, इसलिए इस वजह से भी ऐसे आप काट सकते हैं इसको। यहाँ भी पुअर लगा तो ऐसे काट सकते हैं, इन लगा दिया तो इसको काट सकते हैं। तो क्या बच गया, लेस स्ट्रेस। क्या होगा, आपको जो तनाव है वो बहुत ही कम होगा। मान लीजिए कोई शादी है, कोई शादी एक इवेंट जो है, आप समझिए इस तरह से, बहुत बड़ा फंक्शन होता है शादी, इसमें बहुत कुछ होता है। तो अगर मान लीजिए कि अगर इस शादी इवेंट को, बड़ा फंक्शन को, अगर आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन के साथ अगर नहीं कीजिएगा तो क्या होगा, आपको ही प्रॉब्लम होगा। एकाएक आपको ये लाना है, वो लाना है, सब सामान लाना है, कैसे कर पाएंगे। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, 2-3 दिन पहले से जो है 2-3 दिन पहले क्या, शादी का तैयारी आदमी लोग 15 दिन 20 दिन से करता है।
है ना, 15-20 दिन लगा देता है। क्यों? क्योंकि जानता है कि अगर समय लेकर के नहीं चलेंगे, समय का अगर हम प्रबंधन नहीं करेंगे, मैनेजमेंट करके नहीं चलेंगे, तो हमारा ये शादी फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम भी आ सकता है। ठीक है, तो इस वजह से आदमी जो है स्ट्रेस कम, तनाव भी इससे एक आपको लाभ मिलता है कि अगर टाइम आप मैनेज करके चलिएगा तो क्या होगा, आपको तनाव भी कम रहेगा, है ना, क्योंकि आपने पहले ही सब कुछ काम जो है समय से निपटा लिया है। तो उससे क्या होगा, लेस स्ट्रेस, मतलब तनाव आपको कम रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। कहता है कि यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट प्रोवाइड डैश अपॉर्चुनिटीज टू अचीव इम्पॉर्टेंट लाइफ एंड कैरियर गोल। कह रहा है कि जो जो सटीक, जो समय प्रबंधन होता है, जो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट होता है, वो क्या, कौन सा अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करता है, वो कौन सा जो है अपॉर्चुनिटी आपको देता है आपके लाइफ के गोल को अचीव करने में। ठीक है, वो किस प्रकार का जो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट होता है, वो किस प्रकार का अपॉर्चुनिटी, ठीक है, आपको प्रोवाइड करता है आपके गोल को अचीव करने में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, किस तरह का अपॉर्चुनिटी भाई बताइए। तो इसका आंसर चल जाएगा ग्रेटर। अगर प्रॉपर आप टाइम मैनेजमेंट लेकर के अगर अपना गोल को सेट कीजिएगा तो क्या होगा, आपको ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। ठीक है, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप जैसे कि आपने फिक्स कर लिया कि 2023 में मुझे CITS, ठीक है, CITS करके कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद फिर 2023 में ही मुझे जो है डिप्लोमा में एडमिशन ले लेना है या फिर बीटेक में ले लेना है, ऐसे ऐसे करके जो भी आपका आपने गोल रखा है, उन सब का जो है सब कुछ आपने अभी सेट कर लिया, मतलब टाइम मैनेजमेंट कर लिया, उन चीज़ों को प्रति आप टाइम के बेसिस पे लग गए, बिल्कुल मैनेज करते हुए चले गए, तो क्या होगा, आपको अपॉर्चुनिटीज़ क्या आएंगी, बहुत ज़्यादा आएंगी, ग्रेटर आएंगी। सिंपल सी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर आज का सेशन का हम लोग लास्ट यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद जो बाकी के जो बचे क्वेश्चन हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। चलिए एक काम करते हैं कि यहाँ पे लेवल 1 के सारे क्वेश्चन हम करवा देते हैं, 48 और 49 दोनों ही करवा देते हैं, उसमें लेवल 2 का क्वेश्चन बच जाएगा जो कि पार्ट नंबर 3 में आपको बता देंगे। एक क्वेश्चन नंबर 48, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है द फर्स्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज सेड टू हैव डेवलप्ड बाय। कह रहा है कि जो आपका कम्युनिकेशन का जो मॉडल था, कम्युनिकेशन जो संचार का जो फर्स्ट मॉडल जो बनाया था, वो किसने बनाया था, वो बोला वो जो है साइंटिस्ट कहिए या जो भी कहिए, ठीक है, वो किसने इसको दिया था कम्युनिकेशन का फर्स्ट मॉडल। तो भाई इसमें ध्यान रखने वाला बात है, इसमें आपको याद करने की चीज़ें हैं कि आपका एरिस्टोटली जो है आपके वो कहिए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 49 और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन ए। चूज द करेक्ट ऑप्शन देखिए, अकॉर्डिंग टू होबेन डैश इज वर्बल इंटरचेंज ऑफ थॉट्स और आइडिया। अब कह रहे कि जो हॉबेन जो ये साइंटिस्ट जो थे, इनके अकॉर्डिंग जो है वर्बल एक्सचेंज ऑफ थॉट्स और आइडिया को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, वर्बल मतलब बोल चाल के जो हम अपने थॉट्स को, अपने विचारों को जो आदान प्रदान करते हैं, मान लीजिए कोई ए पर्सन है और एक ये पर्सन है, बोल करके हम इसको दिए और ये हमको बोला कुछ, तो एक प्रकार से क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। अब इनका थॉट्स इनके पास जा रहा है, इनका थॉट्स इनके पास जा रहा है। ये कम्युनिकेशन जो होता है, इसको इसका तो आंसर हम बोल ही दिए, इसको क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं, है ना। तो कम्युनिकेशन संचार, ठीक है, इज अ वर्बल इंटरचेंज ऑफ आइडियाज एंड थॉट्स। तो क्या होगा, ये जो आपस में जो आइडिया और थॉट्स जो आदान प्रदान करेंगे, इसको देंगे, ये इसको देंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको ही तो संचार कहेंगे, इसी को तो कम्युनिकेशन कहेंगे, है कि नहीं। तो इसलिए आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए चले जाएगा। तो चलिए साथियों, आज के सेशन में इतना ही। ठीक है, टारगेट करते हैं 2K कम से कम व्यूज़ का और लाइक्स भी कम से कम 200 का, ताकि आप लोग को जो है थर्ड पार्ट आप लोग को मैं दे पाऊँ और इस तरह से बेहतरीन ढंग से आपको चीज़ों को समझा करके बता सकूँ। तो और भी चैनल पे जो वीडियोस हैं जरूर देख लीजिएगा, पीओटी वगैरह का, सॉफ्ट स्किल का पार्ट नंबर 1 सभी को का डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, सारे प्लेलिस्ट जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, जरूर चेक आउट करके जाइएगा। पीओटी का 100 क्वेश्चन उसी से आएगा, ये बात की जो है एश्योरिटी है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में पार्ट नंबर 3 के साथ, और सभी अपडेट्स, CITS इस सेशन का भी बहुत सारा अपडेट्स आ रहा है, तो जुड़ना ना भूलिएगा हमारे साथ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप जरूर जुड़िएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए।